मनोहर हिंदी कहानियां पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी। उम्र उम्र की बात होती है। जवानी में जो अच्छा लगता है बुढ़ापे में अक्सर अच्छा नहीं लगता। इसी को तो कहते हैं जेनरेशन गैप, यानी पीढ़ी का अंतर। जब माँ बाप बच्चे थे तब वे अपने माँ बाप को दकियानूसी कहते थे। अब जब खुद माँ बाप बन गए हैं तो दकियानूसी नहीं है। अब बच्चे उद्दंड और मुंहजोर हैं। मतलब चित भी माँ बाप की और पट भी उन्हीं की। किस्सा यहाँ समाप्त होता है कि माँ बाप सदा ही ठीक थे, वे चाहे आप हो चाहे हम। राघव चाचा मुस्कुराते हुए कह रहे थे और मम्मी पापा कभी मेरा और कभी चाचा का मुंह देख रहे थे। राघव चाचा शुरू से मस्त मलंग किस्म के इंसान रहे हैं। मैं अक्सर सोचा करता था और आज भी सोचता हूँ, क्या चाचा का कभी किसी से झगड़ा नहीं होता। चिरपरिचित मुस्कान चेहरे पर और नजर ऐसी मानो आर पार सब पढ़ ले। इंसान इस संसार को और अपने रिश्तों को सदा अपने ही फीते से नापता है और यहीं पर वो भूल कर जाता है कि उसका फीता जरूरत के अनुसार छोटा बड़ा होता रहता है। अपनी बच्ची का रिश्ता हो रहा हो तो दहेज संबंधी सभी कानून उसे याद होंगे और अपनी बच्ची संसार की सबसे सुंदर लड़की भी होगी, क्योंकि वो आपकी बच्ची है ना। तुम कहना क्या चाहते हो राघव? पिताजी बोले, साफ साफ बात करो ना। साफ साफ ही तो कर रहा हूँ। सोमू के रिश्ते के लिए कुछ दिन पहले एक पति पत्नी आपके घर आए थे। पिताजी ने राघव चाचा की बात बीच में काटते हुए कहा था, आजकल सोमू के रिश्ते को लेकर कोई न कोई घर आता ही रहता है, खासकर तब से जब से मैंने अखबार में विज्ञापन दिया है। मैं अखबार की बात नहीं कर रहा हूँ, राघव चाचा बोले। अखबार के जरिए जो रिश्ते आते हैं वे हमारी जान पहचान के नहीं होते। आपने उनसे क्या कहा? क्या नहीं, बात बनी नहीं बनी किसे पता। दूर से कोई आया, आपसे मिला, आपकी सुनी, उसे जची नहीं जची, वो चला गया, किसे पता किसे कौन नहीं जचा। किसने क्या कहा, किसने क्या सुना। चाचा के शब्दों पर मैं तनिक चौंक गया। मैं पापा के साथ ही उनके कामकाज में हाथ बटाता हूँ। आजकल बड़े जोर शोर से मेरे लिए लड़की ढूंढी जा रही है, घर में भी और दफ्तर में भी। कौन किस नजर से आता है, देखता सुनता है, वास्तव में मुझे भी पता नहीं होता। याद है न जब मानसी के लिए लड़का ढूंढा जा रहा था तब आपकी गर्दन कैसी झुकी होती थी। उसका रंग सांवला है, उसी पर आप उठते बैठते चिंता जाहिर करते थे। मैं तब भी आपको यही समझाता था कि रंग गोरा काला होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा का पूरा अस्तित्व गरिमा में हो, उचित पहनावा हो, शालीनता हो तो कोई भी लड़की सुंदर होती है। गोरी चमड़ी का आप क्या करेंगे, जरा मुझे समझाइए। यदि लड़की में संस्कार ही न हुए तो गोरे रंग से ही क्या आपका पेट भर जाएगा? आपका सम्मान ही न करे, जो हवा में तितली की तरह उड़ती फिरे, जो जमीन से कोसों दूर हो, क्या वैसी लड़की चाहिए आपको? अच्छा, एक बात और, आप मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं न, जहाँ दिन चढ़ते ही जरूरतों से भिड़ना पड़ता है। भाभी सारा दिन रसोई में खटती हैं और जिस दिन काम वाली न आए उन्हें बर्तन भी साफ करने पड़ते हैं। यह सोमू भी एक औसत दर्जे का लड़का है जो पूरी तरह आपके हाथ के नीचे काम करता है। इसकी अपनी कोई पहचान नहीं बनी है। आप हाथ खींच लें तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से कमा सकेगा। आपका बुढ़ापा तभी सुखमय होगा जब संस्कारी बहू आकर आपसे जुड़ जाएगी। कहिए, मैं सच कह रहा हूँ कि नहीं? राघव चाचा ने एक बार पूछा तो मम्मी पापा आंखें फाड़ फाड़ कर उनका चेहरा देख रहे थे। सच ही तो कह रहे थे चाचा, मेरी अपनी अभी कोई पहचान है कहाँ। वकालत पढ़ने के बाद पापा की ही तो सहायता कर रहा हूँ मैं। मेरे एक मित्र की भतीजी है जो मुझे बड़ी प्यारी लगती है। काफी समय से उनके घर मेरा आना जाना है। वो मुझे अपनी अपनी सी लगती है। सोचा मेरे ही घर में क्यों न आ जाए। मुझे सोमू के लिए वो लड़की उचित लगी। उसके माँ बाप आपका घर द्वार देखने आए थे। मेरे साथ वे नहीं आना चाहते थे क्योंकि अपने तरीके से वे सब कुछ देखना चाहते थे। कौन थे वे और कहाँ से आए थे? आपने क्या कहा था उन्हें? आपको तो सुंदर लड़की चाहिए जो ऐश्वर्या राय तो मैं नहीं कहता हो पर उसके आसपास तो हो, यही कहा था ना आपने?
मैं चाचा की बात सुनकर अवाक रह गया था। क्या पापा ने उनसे ऐसा कहा था? ठगे से पापा जवाब में चुप थे। इसका मतलब चाचा जो कह रहे थे सच है। क्या आप अमिताभ बच्चन हैं और आपका बेटा अभिषेक, जिसकी लंबाई 5 फुट 7 इंच है? आप हम और एक आम इंसान हैं। क्या आपको ऐश्वर्या राय चाहिए अपने घर में? क्या ऐश्वर्या राय को संभालने की हिम्मत है आपके बेटे में? इंसान उतना ही मुंह खोले जितना पचा सके और जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारे। बस करो राघव, माँ तिलमिला कर बोली, क्या बकबक किए जा रहे हो? बुरा लग रहा है न सुनकर? मुझे भी लगा था। मुझे सुनकर शर्म आ गई जब उन्होंने मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांग ली। भैया को शर्म नहीं आई अपनी भावी बहू के बारे में विचार व्यक्त करते हुए। भैया, आप किसी राह चलती लड़की पर फब्ती कसे तो मैं मान लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप कैसे चरित्र के मालिक हैं। पराई लड़कियाँ आपकी नजर में सदा ही पराई रही हैं, जिन पर आप कोई भी फिक्रा कस लेते हैं, लेकिन अपनी बहू ढूंढने वाला एक सम्मानजनक ससुर क्या इस तरह की बात करता है? जरा सोचिए। आप तब अपनी बहू के बारे में बात कर रहे थे या किसी फिल्म की हीरोइन के बारे में? पापा ने तब कुछ नहीं कहा। माथे पर ढेर सारे बल समेटे, कभी इधर देखते कभी उधर। गलत नहीं कह रहे हैं चाचा। मेरे पापा जब भी किसी की लड़की के बारे में बात करते हैं तब उनका तरीका सम्मानजनक नहीं होता। इस उम्र में भी वे लड़कियों को पटाखा, फुलझड़ी और न जाने क्या क्या कहते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता, पर क्या कर सकता हूँ। माँ को भी उनका ऐसा व्यवहार पसंद नहीं है। अब आप बड़े हो गए हैं भैया, अपना चरित्र जरा सा बदलिए। छिछोरापन आपको नहीं जचता। हमें स्वप्न सुंदरी नहीं, गृहलक्ष्मी चाहिए, जो हमारे घर में रच बस जाए और लड़की वालों को इतना सस्ता भी न आंको कि उन्हें आप कहीं भी फेंक देंगे। लड़की वाले भी देखते हैं कि कहाँ उनकी बेटी की इज्जत हो पाएगी, कहाँ नहीं। जिस घर में ससुर ही ऐसी भाषा बोलेगा, वहाँ बाकी सब कैसा बोलते होंगे, यह सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। कौन थे वे लोग और कहाँ से आए थे? माँ ने प्रश्न किया। वे जहाँ से भी आए हों, पर उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि राघव जी, आपके भाई का परिवार बेहद सुंदर है और इतने सुंदर परिवार में हमारी लड़की कहीं भी फिट नहीं बैठ पाएगी। वो एक सामान्य रंग रूप की लड़की है जो हर कार्य और गुण में दक्ष है, लेकिन ऐश्वर्या जैसी किसी भी कोण से नहीं लगती। चाचा उठ खड़े हुए, उड़ती सी नजर मुझ पर डाली, मानो मुझसे कोई राय लेना चाहते हों। क्या वास्तव में मुझे भी कोई रूपसी ही चाहिए, जिसके नखरे भी मैं शायद नहीं उठा पाऊंगा? राह चलते जो रूप की चांदी यहाँ वहाँ बिखराती रहे और मैं असुरक्षा के भाव से ही घिरा रहूं। मैं ही कहाँ का देव पुरुष हूँ जिसे कोई अप्सरा चाहिए? चाचा सच ही कह रहे हैं कि पापा को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैंने एक आध बार पापा को समझाया भी था तो उन्होंने मुझे बुरी तरह डांट दिया था। बाप को समझा रहा है, बड़ा मुंहजोर है तू। मुझे याद है एक बार मानसी की एक सहेली घर आई थी। पापा ने उसे देखकर मुझसे ही पूछा था, सोमू यह पटाखा कौन है? इसकी फिगर बड़ी अच्छी है, तुम्हारी कोई सहेली है क्या? तब पहली बार मुझे बुरा लगा था। वो मानसी की सहेली थी। अगर मानसी किसी के घर जाए और उस घर के लोग उसके शरीर की बनावट को तौलें तो यह जानकर मुझे कैसा लगेगा? यहाँ तो मेरा बाप ही ऐसी अशोभनीय हरकत कर रहा था। मेरे मन में एक दंश सा चुभने लगा। कल को मेरे पिता मेरी पत्नी की क्या इज्जत करेंगे? ये तो शायद उसकी भी फिगर ही तोलते रहेंगे। मेरी पत्नी में इन्हें ऐश्वर्या जैसा रूप क्यों चाहिए? मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं कि मेरी पत्नी कैसी होगी। मेरी बहन का रंग सांवला है, शायद इसीलिए मुझे सांवली लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने चाचा की तरफ देखा, उनकी नजरें बहुत पारखी हैं। उन्होंने जिसे मेरे लिए पसंद किया होगा वो वास्तव में अति सुंदर होगी, इतनी सुंदर कि उससे हमारा घर रोशन हो जाए। मुझे लगा कि पिता की आदत पर अब रोक नहीं लगाऊंगा तो कब लगाऊंगा। मैंने चाचा को समझाया कि वे उनसे दोबारा बात करें। सोमू वो अब नहीं हो पाएगा। चाचा का उत्तर मुझे निरुत्तर कर गया। अपने पिता की आदत पर अंकुश लगाओ, चाचा बोले। उम्रदराज इंसान को शालीनता से परहेज नहीं होना चाहिए, खूबसूरती की तारीफ करनी चाहिए।
मगर गरिमा के साथ एक बड़ा आदमी सुंदर लड़की को प्यारी सी बच्ची भी तो कह सकता है न। पटाखा या फुलझड़ी कहना अशोभनीय लगता है। चाचा तो चले गए मगर मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। ऐसा लगने लगा कि मेरा पूरा भविष्य ही अंधकार में डूब जाएगा अगर कहीं पापा और मेरी पत्नी का रिश्ता सुखद न हुआ तो। पापा का अपमान भी मुझसे सहा नहीं जाएगा और पत्नी की गरिमा की जिम्मेदारी भी मुझ पर ही होगी। तब क्या करूँगा मैं जब पापा की जबान पर अंकुश न हुआ तो। माँ ने तो शायद यह सब सुनने की आदत बना ली है। मेरी पत्नी पापा की आदत पचा पाए न पचा पाए कौन जाने। अभी पत्नी आई नहीं थी लेकिन उसके आने के बाद की कल्पना से ही मैं डरने लगा था। सहसा एक दिन कुछ ऐसा हो गया जिससे हमारा सारा परिवार ही हिल गया। हमारी कॉलोनी से सटा एक मॉल है जहां पापा एक दिन सिनेमा देखने चले गए। अकेले गए थे इसलिए हम में से किसी को भी पता नहीं था कि कहां गए हैं। शाम के 5 बजे थे। पापा खून से लथपथ घर आए। उनकी सफेद कमीज खून से सनी थी। एक लड़की उन्हें संभाले उनके साथ थी। पता चला कि आदमकद शीशा उन्हें नजर ही नहीं आया था और वे उससे जा टकराए थे। नाक का मांस फट गया था जिस वजह से इतना खून बहा था। पापा को बिस्तर पर लिटाकर माँ उनकी देखभाल में जुट गईं और मैं उस लड़की के साथ बाहर चला आया। ये दवाइयाँ इन्हें खिलाते रहें। टेटनस का इंजेक्शन मैंने लगवा दिया है। इतना कहने के बाद उस लड़की ने अपना पर्स खोलकर दवाइयाँ निकाली। दरअसल इनका ध्यान कहीं और था। ये दूसरी ओर देख रहे थे। लगता है सुंदर चेहरे अंकल को बहुत आकर्षित करते हैं। जबान जम गई थी मेरी। उसने नजरें उठाकर मुझे देखा और बताने लगी, माफ कीजिएगा, मैं भी उन चेहरों के साथ ही थी। जब ये टकराए तब वे चेहरे तो खिलखिला कर अंदर थिएटर में चले गए लेकिन मैं जा नहीं पाई। मेरी पिक्चर छूट गई, इसकी चिंता नहीं। मेरे पिताजी की उम्र का व्यक्ति खून से सना हुआ छटपटा रहा है, यह मुझसे देखा नहीं गया। दवाइयों का पुलिंदा और ढेर सारी हिदायतें मुझे देकर वो सांवली सी लड़की चली गई। अवाक छोड़ गई मुझे। मेरे पिता पर उसने कितने पैसे खर्च दिए पूछने का अवसर ही नहीं दिया उसने। नाक की चोट थी। पूरी रात हम जागते रहे। सुबह पापा के कराहने से हमारी तंद्रा टूटी। आँखों के आसपास उभर आई। सूजन की वजह से उनकी आंखें खुली हैं या बंद, यह हमें पता नहीं चल रहा था। वो बच्ची कहाँ गई? बेचारी कहाँ कहाँ भटकी मेरे साथ। पापा का स्वर कमजोर था मगर साफ था। बड़ी प्यारी बच्ची थी। वो कहाँ है? पापा का स्वर पहले जैसा नहीं लगा मुझे। उस साधारण सी लड़की को वो बार बार प्यारी बच्ची कह रहे थे। बदले बदले से लगे मुझे पापा। यह चोट शायद उन्हें सच के दर्शन करा गई थी। सुंदर चेहरे उन पर हंसकर चले गए और साधारण चेहरा उन्हें संभालकर घर छोड़ गया था। एक कमजोर सी आशा जागी मेरे मन में। हो सकता है अब पापा भी मेरी ही तरह कहने लगें, साधारण सी लड़की चाहिए, ऐश्वर्या नहीं चाहिए मुझे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।